Hello students, this is our day 8 class. Today we will study the fundamentals of accounting equation. As we have discussed accounting equation earlier, assets equal to capital plus liabilities. And when we studied in the 5th class, a dual aspect of अकाउंटिंग इन दी सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, जब सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम पढ़ा था तो उसमें भी ड्यूअल एस्पेक्ट आया था. तो ड्यूअल एस्पेक्ट का क्या मतलब होता है कि हर ट्रांजैक्शन के दो पक्ष होते हैं, दो उसकी साइड्स होती हैं, एक डेबिट होती है और एक क्रेडिट होती है. तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल प्रोसेस on the basis of dual aspect concept. On the basis of dual aspect concept. इसमें क्या है? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में क्या है? एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है और ये हमेशा इक्वल ही रहते हैं. हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. हमेशा हर ट्रांजैक्शन जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं उसी से तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे ना. जब हमने रिकॉर्ड करी तो उसमें हमेशा दो एस्पेक्ट होते हैं. जैसे हम कुछ परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास गुड्स आ गई और हमने कैश दिया. अगर हमने उधार गुड्स खरीदी हैं तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्रेडिटर्स और गुड्स तो हमारी इंक्रीज होंगी. तो दोनों एस्पेक्ट हमेशा डेबिट और क्रेडिट जो हैं वो एक से ही रहेंगे. तो फिर अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल प्रोसेस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट. ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जिसमें एक चीज़ डेबिट होती है और एक चीज़ क्रेडिट होती है और ये हमेशा इक्वल ही रहते हैं क्योंकि हम जितना एसेट्स पर क्लेम होता है उतनी ही हमारी कैपिटल होती है और उसको इक्विटीज़ भी बोलते हैं. अब आप इस देखिए, ये जो नीचे मैंने इक्वेशन लिखी है इसको आप बैलेंस भी कर सकते हो. अगर आपने कैपिटल निकालनी है तो आप क्या करोगे? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. इसी पे आधारित हमने अब देखिए, अगर हमने लायबिलिटीज निकालनी है तो हम एसेट्स माइनस कैपिटल करेंगे. तो लेकिन हमारी ये इक्वेशन जो है हमेशा दोनों साइड इक्वल ही रहेंगी. अब हम इसको एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं मैथमेटिकल तरीके से. देखिए, इसको लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले सीरियल नंबर, यहाँ पर ट्रांजैक्शन, यहाँ पर एसेट्स, यहाँ आपकी लायबिलिटीज और यहाँ पर कैपिटल. इस तरह से फॉर्मेट बना लीजिए आप अपने नोटबुक में. देखिए, पहली ट्रांजैक्शन है रवि स्टार्टेड बिजनेस. ये आपको ऐसे लिखनी ही है हर ट्रांजैक्शन. कितने के लिए? 15,000 के लिए उसने स्टार्ट किया. तो जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके पास कैश आ गया 15,000 और लायबिलिटीज तो कुछ नहीं है लेकिन हमारी कैपिटल जो है वो बढ़ गई. तो 15,000 कैश है और 15,000 ही उसके पास कैपिटल है. तो नीचे इस हर ट्रांजैक्शन का बाद में टोटल होता है. टोटल यहाँ भी 15,000 आ गया और यहाँ भी 15,000. ये दोनों साइड्स इक्वल ही रहती हैं. अब सेकेंड ट्रांजैक्शन में रवि परचेस्ड गुड्स फॉर 2,000.
उसने 2000 की गुड्स खरीदी, तो ये तो कैश था, तो कैश पर खरीदी है। अब उसका कैश कम हो जाएगा, कैश 15,000 था ना, तो कैश कम हो जाएगा, उसमें से 2000 माइनस हो जाएगा और स्टॉक में उसके पास 2000 की गुड्स जो है बढ़ जाएंगी। लेकिन हमारी ये साइड जो है वो अनअफेक्टेड रहेगी। 13 और 2 15 और उधर भी 15,000, टोटल में हमारा 15,000 और 15,000 ही रहेगा। कैश हमारा कम हो गया है, लेकिन हमारे पास गुड्स आ गई हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, रवि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 2,000 फॉर 4,000। 2000 की गुड्स उसने 4,000 में बेची हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा कैश कितना था, 13,000, स्टॉक कितना था, 2000, और यहाँ पर हमारी लायबिलिटीज ये नहीं थी और हमारे पास कैपिटल थी। अब उसने 2000 की गुड्स बेच दी, तो गुड्स तो कम हो गई, तो हमने बेची है तो हमें पैसे मिलने हैं, तो हमारे डेबिटर्स बढ़ जाएंगे, कितने के, 4,000 के, और हमारा 4,000 माइनस 2,000 हमारा क्या आया, प्रॉफिट, जो हमारी कैपिटल में ऐड होगा। तो अब आप देखिए कितना हो जाएगा टोटल, देखो 13,000 जमा 4,000। यहाँ ये डैश लगाया है क्योंकि अब स्टॉक नहीं है, स्टॉक नील हो गया है, और यहाँ भी हमारा 17,000 आ गया। दोनों साइड इक्वल है। फिर से एक बार देख लीजिए, उसने बिजनेस स्टार्ट किया 15,000 से, तो हमारा कैश बढ़ा और उधर कैपिटल, दोनों साइड की इक्वेशन इक्वल है। फिर उसने गुड्स खरीदी 2,000 में, तो कैश देकर खरीदी, तो हमारा कैश कम हो गया और उसका एसेट्स में स्टॉक बढ़ गया, लेकिन हमारी कैपिटल अनअफेक्टेड ही रही। उसके बाद उसने गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 2,000 की 4,000 पर बेची, तो उसकी गुड्स का स्टॉक तो नील हो गया, और हमारे पास अभी क्रेडिट पर हमने बेची है तो डेबिटर्स बन गए 4,000 के, और 2,000 हमारा प्रॉफिट कैसे आया, 4,000 में बेची है ना, और गुड्स कितने की थी, 2,000, तो 2,000 हमारा प्रॉफिट है जो हमने कैपिटल में ऐड कर दिया। अब देखिए आगे और देखते हैं इसको। मैं ये नीचे वाला अभी रहने दूंगी, ऊपर की 2 ट्रांजैक्शन को मिटा दूंगी। अब देखिए हम इस बैलेंस को ऊपर ले जाते हैं। कैश में कितना है, 13,000, गुड्स नील है, और डेबिटर्स हमारे कितने हैं, 4,000, और लाइबिलिटीज जो है अभी हमारी नहीं है, और कैपिटल में हमारे पास है 17,000। ठीक है। अब फोर्थ ट्रांजैक्शन में रवि परचेस्ड गुड्स, अब उसने खरीदी है गुड्स फॉर 6,000 ऑन क्रेडिट। अब उसने क्रेडिट पर गुड्स खरीदी है, कैश नहीं अफेक्ट होगा, गुड्स में 6,000 ऐड हो जाएगा। ठीक है, डेबिटर्स भी अफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन हमारी लायबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, हमारी लायबिलिटी, और कैपिटल जो है वो वैसे ही रहेगी। तो टोटल करेंगे कितना आएगा, देखिए
13,000 कैश प्लस 6,000 की गुड्स प्लस डेबिटर्स 4,000 की। ठीक है, कितना हो गया? 13 और 6 19 और 4 23 और यहाँ भी 23 ही आ जाएगा टोटल। 17 और 6 23। आप कभी भी कैलकुलेशन को अपने कैलकुलेटर से कभी मत करना, हमेशा अपने आप हाथ से करो या लिख के करो, जैसे भी करो। अकाउंट्स में कभी भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत मुश्किल आएगी। अगर अभी से ही स्टार्ट करोगे कि आपने बिना कैलकुलेटर के सारी कैलकुलेशन करनी है तो बिल्कुल आप एक्सपर्ट हो जाओगे। डोंट डिपेंड ऑन कैलकुलेटर। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर उसने क्या किया, गुड्स खरीदी क्रेडिट पर, तो गुड्स तो बढ़ गई और उसके यहाँ पर क्रेडिटर्स बढ़ गए। उनके ऊपर हम क्रेडिटर्स भी लिख देते हैं। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है। अब फिफ्थ ट्रांजैक्शन में रवि ने पेड रेंट 1,000 एंड सैलरीज 5,000 ये पे की। अब ये किस कैश में ही पे किया होगा ना, तो हम ऑब्वियस है हमारे कैश में से कम हो जाएगा। रेंट पेड कितना 1,000 और 12,000 आ गया। फिर हमारा सैलरीज का 5,000 7,000। ये गुड्स तो हमारी उतनी ही रही और डेबिटर्स भी हमारे उतने ही रहे और क्रेडिटर्स भी ऐसे ही रहे, लेकिन अब हमारी कैपिटल में से ये कम हो जाएगा। जो हमने रेंट पे किया और हमने सैलरीज पे की वो हमारे इसमें से कम हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, रेंट 1,000 16,000 हो गया और सैलरीज 5,000 11,000। अब फिर से टोटल करिए, देखिए कितना आएगा। टोटल में कैश कितना रह गया हमारे पास, 7 जमा 6,000 जमा 4,000। कितना टोटल हुआ, 13 और 4 17 और इधर 6,000 जमा 11,000, इधर भी 17। जब हमारा दोनों तरफ टोटल सही आ रहा होता है तो इसका क्या मतलब है कि हमारी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। क्या था, रेंट पे किया हमने, कैश में से भी गया और कैपिटल में से भी जाएगा, और सैलरीज दी वो भी हमारे कैश में से भी गया और कैपिटल में से भी लेस हुआ। तो आपने ये एंट्रीज देखी, एक हमने सेल क्रेडिट की देखी तो डेबिटर्स बढ़े, एक हमने परचेज क्रेडिट की देखी तो क्रेडिटर्स बढ़े, रेंट और सैलरीज पे करने पर हमारी कैपिटल कम हुई, और एक हमने कैश पर गुड्स खरीदी थी तो हमारा कैश कम हुआ था और गुड्स बढ़ी थी। लेकिन हमारी दोनों तरफ की जो इक्वेशन थी वो बिल्कुल सेम रही। अब इसमें एक और ऐड करके एक और देख लेते हैं। कितना है हमारा यहाँ पर कैश, कितना है नीचे से ही ला रही हूँ मैं, 7,000 है, और गुड्स हमारी कितनी है 6,000 है, और डेबिटर्स हमारे कितने हैं 4,000 हैं, और लाइबिलिटीज में हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं 6,000, और हमारी कैपिटल कितनी है 11,000। अब हमारी छठी ट्रांजैक्शन में रवि अगेन सोल्ड गुड्स, रवि सोल्ड गुड्स ऑन कैश ऑफ 4,000 इन 7,000, मतलब 4,000 की गुड्स उसने 7,000 में बेची। तो हमारे पास कैश में कितना आ गया 7,000, गुड्स में कितना कम हुआ 4,000,
तो ये रह गया 2000। डेबिटर्स वैसे ही रहेंगे 4000, क्रेडिटर्स भी वैसे ही रहेंगे, लेकिन जो 7 और 4 का डिफरेंस है प्रॉफिट, वो हमारे किस में ऐड हो जाएगा, कैपिटल में। तो अगेन अब टोटल चेंज हो जाएगा 14,000 जमा 2,000 जमा 4,000, 16 और 4 20, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6,000 जमा 14,000, ये भी 20। इसका भी टोटल 20 आ रहा है और इसका भी टोटल 20 आ रहा है। तो बोथ इक्वेशंस आर इक्वल। इसमें हमने गुड्स जो है कैश पर बेची और कितना प्रॉफिट लिया, 3,000। तो हमारी कैश में तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स हमने पढ़ा था कि जितना माल बेचेंगे उस सारा कैश में ऐड हो जाएगा रिवेन्यू, और वो जो हमने गुड्स बेची वो 4,000 की बेची, तो 2,000 की गुड्स हमारे पास वापस बैक रह गई स्टॉक में, और 7 और 4,000 में डिफरेंस 3,000 हमारी कैपिटल में जुड़ जाएगा क्योंकि वो हमारा प्रॉफिट है। तो इस तरह से आज हमने 6 ट्रांजैक्शन सीखी। आप अपनी बुक में ऐसी ही और भी ट्रांजैक्शंस हैं, उनको करके देखिए, और अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर अगली क्लास में हम प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।